Hello everyone. In today's OC lecture, 12th Commerce, we are in Entrepreneurship Development lecture. So let us start. We will start with a quick revision today because today is the last day of this chapter. We will finish it. Entrepreneurship Development. So what we have in this chapter? First thing, what do you mean by entrepreneur? Entrepreneur क्या होता है, उसका definition क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग में. An entrepreneur is a one-man show of organization. He is an individual who owns the business. तो यहाँ पर क्या बता दिया? ओनर ऑफ द बिजनेस जो है उसको एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे जाते हैं तो एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन से थोड़ा सा क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है. तो एज पर द डेफिनेशन, an entrepreneur is a person who buys factors services at certain prices with a view to selling its product at uncertain prices. तो मतलब यहाँ पर भी उसको क्या बताया गया, बिजनेसमैन बताया गया कि एक सर्टेन प्राइसेस पे फैक्टर को परचेस करता है या सर्विसेज को परचेस करता है और एक अनसर्टेन प्राइस पे उससे क्या करता है, सेल करता है. उससे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. ठीक है. फंक्शन, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एंटरप्रेन्योर? सबसे पहला क्या है, गुड रिलेशन. सेकंड, ही इज अ रिस्क बियरर. तो हमने देखा है जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्क बियरर ही होते हैं. कोई भी टाइप का बिजनेस होने दो, बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है. राइट है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. एंटरप्रेन्योर का काम है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या अरेंज करे, फंड्स का अरेंजमेंट करे. ठीक है. तो एज अ ओनर वो खुद भी पैसा लगाता है और जहां कहीं भी फंड्स की कमी पड़ती है, ही कैन टेक लोन फ्रॉम अदर्स. अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या बैंक से वो क्या ले सकता है, लोन ले सकता है और अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो फंड्स का अरेंजमेंट करता है. एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी. हमने देखा है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं और न्यू इनोवेशंस को वो वेलकम करता है. तो यहाँ पर बताया गया है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी. तो जब भी उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है वो उसे क्या करता है, ग्रैब करता है, एक्वायर करने की कोशिश करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. उसका ये बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं. देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. उसमें से प्रॉफिट एक मोटिव हो सकता है या प्राइमरी मोटिव हो सकता है, बट देयर आर मेनी मोटिव्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने बिजनेस से क्या हासिल करना चाहता है, वो क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है और ये क्लैरिटी वो अपने सबऑर्डिनेट्स तक भी पहुंचाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इनोवेशन. इनोवेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम वो क्या करता है, डेवलप करता है. नेक्स्ट, टेकिंग डिसीजंस. एंटरप्रेन्योर का काम है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा उसका डिसीजन वो क्या करता है, लेता है वहां पर. ठीक है. और इसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बहुत बार ऐसा होता है उसके सामने बहुत सारे पाथ आ जाते हैं, है ना, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो डिसीजन उसके हाथ में होता है. तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये स्किल होता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे वो एनालिसिस करे और एनालिसिस करने के बाद वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखे, कहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है और अकॉर्डिंगली वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है, डिपेंड अपॉन द बिजनेस कंडीशन. ठीक है. लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो अपने प्रोडक्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है. उसके नए नए यूजफुलनेस जो तरीके हैं, यूटिलिटी है, वो क्रिएट करता है और न्यू बिजनेस मार्केट्स को सर्च करता है. उसका अगर एक मार्केट सैचुरेट हो रहा है तो वो अदर मार्केट्स को ढूंढता है जहां पर उसके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं. तो वो क्या करता है, मार्केट डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाता है. तो देखो यहाँ पर एक इसका एक्रोनिम बनाकर दिया गया है, गुड रोड इज टोटली डिफरेंट, है ना. तो इसको यहाँ पर रेड में हमने हाईलाइट किया हुआ है. गुड रिलेशन, रिस्क बियरर, ऑर्गेनाइजिंग फंड, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, determination of objectives, innovation, taking decision and development of market. तो ये कुछ हमने देखा पॉइंट्स जो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं देखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फीचर्स क्या है। फंक्शंस हमने देखे, अब हम देख रहे हैं फीचर्स क्या है। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप में अंदर, आपके अंदर क्या फीचर्स होंगे? तो पहला क्या है? हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, मतलब वो काफी स्मार्ट होगा। जो एंटरप्रेन्योर है वो हार्ड वर्क तो करता ही है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क के ऊपर भी वो ध्यान देता है। कैसे अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करना है, ठीक है ना। जैसे देखो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, आपदा को मौके में बदलना, मतलब अपॉर्चुनिटी में बदलना। कोई भी एक सिचुएशन है उससे मेरा कैसे फायदा हो सकता है, हमेशा एंटरप्रेन्योर का दिमाग उसमें चलता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उसके पास हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, ठीक है। क्रिएटिविटी, तो एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। मतलब वो दूसरों को कॉपी नहीं करता है, वो अपना खुद का नया कुछ इन्वेंशन करता है, इनोवेशन करता है और उसको मार्केट में प्लेस करता है। हमेशा उसके प्रोडक्ट में, उसके सिस्टम में, उसके एडवर्टीजमेंट में आपको क्या दिखाई देगा? क्रिएटिविटी दिखाई देगा। नेक्स्ट है हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए उतना हार्ड वर्क वो पुट करता है कि नहीं। कई बार अपने एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए उनसे ज्यादा काम करता है। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस में आ जाएगा और सबसे लेट वही जाएगा। वो शो करता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं तो आपको तो अपना काम सही समय पर करना चाहिए, ठीक है। तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। इसके अंदर हम लोग ने एलन मस्क का एग्जाम्पल लिया था कि कैसा हार्ड वर्किंग है वो। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या होना चाहिए? टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इन द केस जो भी टेक्नोलॉजी उसके पास आ रही है वो उसको चलाने आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे वर्क होता है कि नहीं? तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास साउंड टेक्निकल नॉलेज होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि उसके दिमाग में जो आइडियाज हैं, जो फ्यूचर के लिए उसने सोच रखा है, वो सामने वाले को डिपार्ट कर सके। डिपार्ट कर सके इन द सेंस, जैसी सोच उसकी है उसको डुप्लीकेट करना अपने सबॉर्डिनेट्स में। इससे क्या होता है, जब आप एकदम एनर्जेटिक होते हो, एंथुजियास्टिक होते हो किसी वर्क के लिए, तो आप वो पास ऑन करते हो अपने सबॉर्डिनेट में। उनको आप बताते हो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो और उससे क्या हासिल होने वाला है। तो आपके सबॉर्डिनेट भी अपने आप क्या हो जाते हैं? चार्ज अप हो जाते हैं। बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अगर आप ये बताने में असमर्थ हो गए कि आप कोई प्रोजेक्ट को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। वो लोगों को कन्विंस करता है कि जो वो करने जा रहा है वही बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसे हार का सामना करना पड़ता है या उसका सिस्टम फेल हो जाता है, बट उस समय भी अपने पूरे ग्रुप को वो क्या करके रखता है? मोटिवेट करके रखता है। इसलिए वो क्या होता है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब यहाँ पर सकारात्मक होना। उसको मालूम है कि वो अपना गोल को क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा, ठीक है। सेकंड लास्ट, फ्यूचर फोरसाइट। हम यहाँ पर बोलेंगे विजन होता है। क्या होता है? विजन। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर विजन होता है कि आने वाले 5 से 10 साल में वो अपने आप को कहां पर देखता है, अपनी इंडस्ट्री को कहां पर देखता है। तो उसके अंदर फ्यूचर फोरसाइट है और वो उसको क्रिएट करता है। क्या करता है? क्रिएट करता है, बराबर है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की ताकत रखता है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्यूचर फोरसाइट। लास्ट है मेंटल एबिलिटीज। ही इज हैविंग वेरी हाई मेंटल एबिलिटीज। तो यहाँ पर उसके पास टैक्टिक्स है अपने सबॉर्डिनेट्स से कैसे काम करा करके लेना है, ठीक है। हमने देखा फर्स्ट पॉइंट हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मेंटल एबिलिटीज होती है जिसकी वजह से वो सारी चीजों को क्या करता है? एक साथ मैनेज कर लेता है और ये सब करते हुए अपने आप को क्या रखता है? ऑप्टिमिस्टिक रखता है, ठीक है। तो इसका जो एक्रोनिम है वो है हाई कॉस्ट एचटीसी हैज फुल मेमोरी। हाई कॉस्ट एचटीसी हैज फुल मेमोरी, ये देखेंगे तो इससे थोड़ा बाय हार्ट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर है पहला पॉइंट एच से हाई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, सी से क्रिएटिविटी, एच
हार्ड वर्क, टी टेक्निकल नॉलेज, सी कम्युनिकेशन स्किल, एच हाईली ऑप्टिमिस्टिक, एफ फ्यूचर फोरसाइट एंड एम मेंटल एबिलिटीज। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योर के बाद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो देख रहे हैं हम लोग। मीनिंग देखो, एंटरप्रेन्योरशिप मींस द फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट। फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्टमेंट की चाह रख रहे हो, एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, रेजिंग कैपिटल, hiring labor, arranging the supply of raw material, finding site, introducing a new technique and commodities, discovering new sources of raw material, and selecting top managers of the day to day operations of the enterprise। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने सब इंक्लूड कर लिया है ना, जहां से स्टार्ट होता है जीरो से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक। पहले क्या बताया, फंक्शन, क्या फंक्शन है, क्या काम है उसका, ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेना, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, उसके लिए क्या करना, ऑर्गेनाइज करना सारे के सारे रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, नया प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना, कैपिटल रेज करना, लेबर को जमा करना, फिर जो रॉ मटेरियल है उसका अरेंजमेंट करना, साइट ढूंढना कि कहां पर ये वर्क हो सकता है, और नई टेक्नोलॉजी उसमें कौन सी काम आ सकती है, कौन से कमोडिटीज यूजफुल होंगे वो ढूंढना, डिस्कवरिंग न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हमको और अच्छे रॉ मटेरियल के जो सोर्सेस है वो कहां से मिल सकते हैं वो ढूंढना, सिलेक्टिंग टॉप मैनेजर ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो जो डे टू डे ऑपरेशन है उसके अंदर टॉप मैनेजर्स कौन है उसका क्या करना, सिलेक्शन करना, ताकि सब लोग क्या रहे, एनर्जेटिक रहे, एंथुसियास्टिक रहे, उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना रहे कि हमें भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो ये इसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अभी डेफिनेशन क्या है, एज पर द वीसी टंडन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करने की जो एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड अंडरटेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आ गए जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो, है ना। तो आपके अंदर ताकत है कुछ नया क्रिएट करने की, आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और रिस्क को आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, और जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन हमें इसमें ये बताता है। देख रहे हैं फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हो तो पहला पॉइंट क्या आ गया, स्किलफुल मैनेजमेंट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आपको अगर डेवलप करना है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्किलफुल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्किलफुल होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर अपनी एक अलग एबिलिटी होनी चाहिए टू क्रिएट समथिंग न्यू, इनोवेटिव। नंबर टू, इनोवेशन। तो स्किलफुल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नया स्टार्ट करेगा, तो इनोवेशन उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रखता है, उसको हमेशा ये पता होता है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही उसके माइंड में ये तैयारी रहती है कि इन केस अगर लॉस हुआ तो कितनी हद तक मैं इसको बियर कर सकता हूँ, क्या अमाउंट ऑफ लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में क्या है, रिस्क बियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है गैप फिलिंग फंक्शन। तो जहां कहीं भी उसको अपने सिस्टम के अंदर गैप मिलता है वो उसको स्टडी करता है, एनालिसिस करता है और उसको फिलिंग करता है। उसके अलावा उसको जहां कहीं पे भी डिमांड और सप्लाई में गैप मिलता है ना, जहां पर उसको अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यहाँ पर कस्टमर्स का डिमांड ज्यादा है और जो बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सेलर्स है, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस गैप को वो फिल करता है और न्यू प्रोडक्ट को क्या करता है, इनोवेट करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी। उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसी रहती है, क्रिएटिव होती है, वो किसी से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, न्यू एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पर जो पूरा सेटअप है हमने देखा स्टार्टिंग से लेके इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंड्स,
फिर उसके बाद क्रिएटिंग न्यू मार्केट, फिर कमोडिटीज, रॉ मटेरियल, ये सबको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट है मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा क्या करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं उसका लिस्टिंग करते हैं, सबके सामने अनाउंस करते हैं कि हमारे यहाँ के इस मंथ के कौन टॉप परफॉर्मर्स है या कौन से मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है ना। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मैनेजरल स्किल होता है, लीडरशिप होता है, वो ऊपर उठ के आता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, वेलफेयर की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है, वी आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम किया जा रहा है, वेलफेयर के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका जो एक्रोनिम है ये है सर जी कम, सर जी कम। तो एस फॉर स्किलफुल मैनेजमेंट, आई से इनोवेशन, आर से रिस्क बियरिंग, जी गैप फिलिंग फंक्शन, सी क्रिएटिव एक्टिविटी, ओ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एम मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, ई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कॉम्पिटेंसी है, तो पहला है उसमें कमिटेड टू वर्क, जो हमने देखा था हार्ड वर्क है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर होगा वो हार्ड वर्किंग होगा, अपने वर्क के प्रति कमिटेड होगा, मतलब कभी भी वो वर्क से भागता नहीं, उसके लिए हॉलीडेज वगैरह ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि टाइम कोई भी होने दो, वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा। वेट फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी सीकर। तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है हम उसे ग्रैब करने के लिए दौड़ते हैं, और उसके पास इतना इंटेलेक्ट है कि वो अपॉर्चुनिटी तो क्या, मार्केट में अगर कोई थ्रेड भी आया ना तो उसको कन्वर्ट कर लेता है अपॉर्चुनिटी के अंदर। ठीक है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसी स्किल होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लानर, प्रॉपर प्लानर। तो यहाँ पर विदाउट प्लानिंग आप कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते नहीं हो, ये कोई गेस वर्क नहीं है, कोई गेम नहीं है कि नहीं। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो यहाँ पर डेली प्लान के साथ में जो एंटरप्रेनर है वो वर्क स्टार्ट करता है। डेली प्लान मतलब कल क्या करना है, ही ऑलरेडी नोज। इन द इवनिंग वो बैठ करके पूरा लिस्ट बनाता है कि कल मुझे क्या क्या वर्कआउट करना है, किससे किससे मिलना है, क्या बात करना है। ठीक है ना, तो प्रॉपर प्लानर रहता है और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कॉन्शियसनेस। एक एंटरप्रेनर को मालूम है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी टिकती है और लॉन्ग रन में आपको क्वालिटी पे करता है। अगर आपने चीप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया लेस क्वालिटी के साथ में, तो पब्लिक उसको स्टार्टिंग में उनको अच्छा लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उस चीज को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और धीरे धीरे आपका सेल क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। और ये बात एंटरप्रेन्योर को पता है कि क्वालिटी के ऊपर हमेशा क्या करना है, आपको जोर देना है। तो एंटरप्रेनर हमेशा क्या होता है, क्वालिटी कॉन्शियस होता है, उसको मालूम है लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सबको उसकी क्वालिटी का पता चलेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके कस्टमर्स उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होंगे। तो हमेशा वो क्वालिटी को 100% देने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव इन द सेंस उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर वो परसुएट करता है, उसके दिमाग में जो उपज है, आइडिया है, वो लोगों को समझाता है, परसुएट करता है कि लोग उसके साथ में जुड़े, और जो विजन उसने देखा है ना, साथ में मिलकर के पूरा करें। तो इसके लिए वो लोगों को क्या करता है, परसुएट करता है। तो वेरी मच परसुएसिव। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं या सिर्फ प्रॉब्लम बताते रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है। बट एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कब होगा,
जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, है ना, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आप उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें से एक है प्रॉब्लम सॉल्वर। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, और एफिशिएंसी का पता कब चलता है? कम टाइम के अंदर, कम रिसोर्सेस के अंदर जब आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हो तो उसे बोलते हैं एफिशिएंट, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का यही एक कॉम्पिटेंसीज है कि वो बहुत ही क्या होता है, एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हमने देखा कि वो सकारात्मक होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, ऐसी सिचुएशन में भी जहां पर उसको फेलियर्स मिलते हैं, या कोई उनके ऊपर रॉन्ग कमेंट करते हैं, या लोग उसे लूजर करके बोलते हैं, तो भी वो अपने आप को क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है, और अपने आप के साथ में उसके जो टीममेट्स हैं उनको भी वो क्या रखता है, ऑप्टिमिस्टिक रखता है। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और उसकी वजह से ही वो अपने सारे वर्क्स को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ विजन। उसने जो सोच के रखा है, उसका जो फ्यूचर फोरसाइट है ना, वो एकदम क्लियर है कि वो आगे क्या करना चाहता है, क्या करवा के लेना चाहता है, इसके लिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। वो कोई भी काम करने के लिए पहल करता है, स्टार्ट करता है। तो आपको भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट, सुपरवाइजिंग। जो भी आपने एक्टिविटी स्टार्ट की है, रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, एक गैप के बाद, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जैसा आपने प्लान किया था, जैसा आप एफर्ट पुट कर रहे हो, वैसा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कहीं पर कम हो रहा है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो सुपरविजन बहुत जरूरी है। और लास्ट है साउंड नॉलेज। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बहुत जरूरी है कि पूरे इंडस्ट्री का आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। इवन प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, वर्कर्स को कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में एक गुरु फिल्म का आपको सीन दिखाई देता है जहाँ पर अभिषेक बच्चन है। तो मैं भी चाहूंगा कभी आपको मौका मिले तो गुरु करके जो फिल्म है अभिषेक बच्चन की, आप जरूर देखें। उसमें एक झलक दिखाई गई है कि जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने कैसे अपना एम्पायर पूरा खड़ा किया है। एक छोटे से बिजनेसमैन से वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर कैसे बने, वो गुरु फिल्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका जो एक्रोनिम है वो क्या है? कॉप परचेस पेप्सी सो स्मार्टली। कॉप परचेस पेप्सी सो स्मार्टली। तो यहाँ पर जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, उसी का फुल फॉर्म आगे बना करके दिया हुआ है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। नाउ व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? ब्रैकेट में लिखा है रूरल टूरिज्म, क्योंकि एग्रीकल्चरल ये एक्टिविटी है कहां पर हो रही है, रूरल एरियाज में ही हो रही है, ठीक है। न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर भी हैं जो एग्रो इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्कोप है। तो मीनिंग में आ जाते हैं पहले। इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, many people have lost touch with how their food is produced or the region where it originate। मतलब क्या बताया, आज की तारीख में हमारा वर्ल्ड ऐसा मैकेनाइज्ड हो गया है कि हमने अपना जो स्पर्श था प्रकृति के प्रति वो खो दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसको मैंने ऐसे पूछा, भाई जो मिल्क आपको मिलता है वो मिल्क कहाँ से आता है? तो बच्चा क्या बोला, सर मिल्क तो मार्केट से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, भाई मार्केट में मिल्क कहाँ से आता है? तो कई बार कैसे हो जाते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं दे आर अनअवेयर, है ना, उनको लगता है कि कोई मिल्क जो है कहीं प्रोडक्शन होता होगा, कोई फैक्ट्री होती होगी वहां दूध बन रहा है करके। बट इन रियलिटी मिल्क आता है काउ से,
काउ से आने के बाद वो प्रोसेस होता है ना। बट आज एक ऐसा मैकेनाइज्ड वर्ल्ड हो गया है कि हम उस चीजों के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर वो पर्टिकुलर प्लांट देखे, है ना, अगर उनको फार्म लैंड में छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि आप गेहूं की फसल ढूंढ करके बताओ कौन सी है, टोमेटो का जो प्लांट होता है वो कैसा दिखता है, तो उनको पता नहीं होगा ये दिखने में इसका प्लांट कैसा होगा, कैसे उगता है, कितना टाइम लगता है, कौन से जलवायु में होता है, कैसे टाइप की इसको मिट्टी चाहिए, है कि नहीं। ये सारी बातें हमें पता होती नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, परचेस करते हैं और यूज करते हैं, और कई बार इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है हमें पता नहीं है, तो हम वेस्ट भी करते हैं इस फूड को। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि ये जो मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है, इसके अंदर हमारा जो प्रकृति के प्रति स्पर्श था वो क्या हो गया है, चला गया है। एग्रो टूरिज्म ऑफर्स tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with local food। तो एग्रो टूरिज्म इसके अंदर क्या करता है, ये स्पर्श वापस दिलाने की कोशिश करता है, रिकनेक्ट करता है। क्या करता है, रिकनेक्ट, फिर से आपको जोड़ता है with the land and provide a hand of on experience with a local food। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस देता है। सपोज एक ऐसा टूरिज्म हो जो आपको या आपके फैमिली को या आपके फ्रेंड्स को 3 से 4 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए एक ऐसे विलेज में जाकर के रखेंगे जहां पर आपको जो विलेजर्स हैं उनकी जैसा काम करना है ना। कोई एक फसल के ऊपर काम करना होगा, आपको क्रॉपिंग करनी होगी, कैसे होता है पूरा प्रोसेस आपको शो किया जाएगा, और जो लोकल फूड अवेलेबल है वो वहां पर दिखाए जाएंगे। तो फिर हमको वो नॉलेज गेन होगा कि इन रियलिटी विलेजेस में काम कैसे होता है। एग्रो tourism activities या agri tourism activities include picking fruits, tending bees, milking cows and other educational pursuit। आपको देखो कभी मौका मिले और आप महाबलेश्वर जाएं तो वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं ना, तो उनको स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, स्ट्रॉबेरी। वहां के स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस है, तो इवन आप जाकर के वहां पर स्ट्रॉबेरीज पिकअप कर सकते हो, है ना। मतलब आपको जो एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है जो वहां के प्लांट में लगे हुए हैं, वहां से आप क्या कर सकते हो, एक एक करके पिक कर सकते हो वहां के लिए। तो ऐसा वो टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। तो आपको 1-2 घंटा दिया जाएगा, आप पूरा फार्म का चक्कर लगाइए, देखिए कैसे स्ट्रॉबेरी का क्रॉपिंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पर बताया, पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, बीज मतलब जो मधुमक्खियों की फार्मिंग होता है एक हिसाब से, है ना, हनी के लिए। देन मिल्किंग काउ, तो काउ से हम मिल्क कैसे निकालते हैं। एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, और भी जो उसमें लर्निंग करने जैसी चीजें हैं वो इस टूरिज्म में सिखाई जाती हैं। एग्री टूरिज्म फोकसेस ऑन ट्रैवल दैट इज एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज। तो यहाँ पर एग्री टूरिज्म से फायदा क्या होता है, वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती है ना उनको बेनिफिट होता है। जैसे आप देखेंगे, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको महाबलेश्वर का, तो आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो स्ट्रॉबेरी सेल करते हैं लेस प्राइस में, है ना। तो हम एज अ टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और वहां का जो भी गुड्स परचेस करते हैं, तो इससे उनका बेनिफिट होता है ना। वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको एक रोजगार मिलता है, बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर एक सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर उनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। हम उन्हें एम्पावर करते हैं, वहां की जो कम्युनिटीज है, क्योंकि देखो उन तक कोई पहुंच पाता नहीं है। और जो मिडिल मैन होते हैं, है ना, अगर वो अपना प्रोडक्ट किसी एजेंट को सेल करे तो एजेंट उसको सही मार्केट तक पहुंचाता है, बट जो मेजर चार्ज है वो एजेंट खा जाता है। और इसकी वजह से जो अच्छा खासा अमाउंट जो मिलना चाहिए था उस कम्युनिटी को मिल पाता नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्री टूरिज्म होता है ना, उसके थ्रू उनको एक एम्पावरमेंट मिलता है, कम्युनिटी वाइज, सोशल वाइज, इकोनॉमिकली। ठीक है। Recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural income, many farmers consider agritourism as
one income option for the long term sustainability of their farm. क्या बता दिया? Recognizing the need to diversify their farm product, मतलब उनका जो फार्म का प्रोडक्शन है उनको ऐसी जरूरत महसूस होती है कि उसे डाइवर्सिटी, मतलब एक ही प्रोडक्ट वो बार बार प्रोडक्शन ना करे, वो अपने क्रॉप को डिवाइड कर दे कि पूरे साल भर में 3 मंथ्स क्या रहेगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या रहेगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या रहेगा. तो डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी एंड सप्लीमेंट देयर एग्रीकल्चरल इनकम. मेनी फार्मर्स कंसिडर एग्री टूरिज्म. तो एग्रीकल्चरल के साथ साथ उनको दूसरा भी इनकम आते रहे, तो वो किसको प्रमोट करते हैं? एग्री टूरिज्म को. क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर टूरिस्ट आते हैं तो इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट सेल होता है, उनको ज्यादा अच्छा मुनाफा होता है. एज one income option for the long term sustainability of their farm, और जिसकी वजह से उनका जो फार्म है वो ज्यादा समय तक चल सकता है. Agritourism can support agricultural economic when local producer can no longer compete economically. तो ये फायदेमंद है. क्यों फायदेमंद है? क्योंकि जो लोकल प्रोड्यूसर है ना वो एक कंपटीशन में नहीं आ सकते. जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके कंपटीशन में वो आ पाते नहीं है. तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो शहर के इलाकों में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, ऐसे लोग जब एग्री टूरिज्म के लिए रूरल एरियाज में आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्ट क्या होगा? सेल होगा. ठीक है. द स्मॉल लैंडहोल्डर्स आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट. ये थॉमस जेफरसन ने बोला है. स्मॉल लैंड होल्डर तो मतलब जो छोटे जमींदार होते हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द स्टेट. स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया. तो डेफिनेशन देखो दिया है. एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग. देखो खासकर यहाँ पर एक तो उनको मजा आए, लेजर ट्रैवल है ना, और दूसरा स्पेंडिंग के लिए उनके पास जो इनकम है वो यहाँ पर आकर स्पेंड करें, रेदर देन वो अर्बन एरिया में जाकर सेल करें. उससे अच्छा क्या होगा, अर्बन एरिया के लोग घूमने फिरने के बहाने यहाँ पर आए और यहाँ की लोकल चीजों को क्या करें? परचेज करें. ठीक है ना. तो इससे क्या हो जाता है, उनको एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स मिल जाता है. ठीक है. Agritourism is a commercial enterprise at a working farm. देखो क्या बता दिया, कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म, मतलब जो ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है ना उसमें हम लोग ने कमर्शियल एंटरप्राइज सेटअप कर दिया. और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग टूरिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर लेकर के आएंगे फार्मलैंड के पास. ठीक है. रेंच और एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्टेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर. और इसकी वजह से जो ओनर है उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, सप्लीमेंट इनकम मिलता है ना. तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जो एजेंट होते हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस रन करते हैं उनके साथ में ये लोग क्या कर देते हैं, अपना कोई जॉइंट वेंचर कर देते हैं कि हमारा जो फार्म लैंड है आप टूरिस्ट को ला करके दिखा सकते हो. फिर ये लोग कुछ वहां पर गाइड रख देते हैं, है ना. वो गाइड क्या करते हैं, जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको स्टार्ट टू एंड सब बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका सीड कैसे निकाला जाता है, इसको प्लाइंग कैसे किया जाता है, इसकी फार्मिंग कैसे होती है, कितना हमको फ्रूट्स एक प्लांट से मिल जाता है, इसकी खेती कितने टाइम तक होती है. ऐसा फार्म लैंड के बारे में ना पूरा नॉलेज देते हैं वहां के टूरिस्ट को. ठीक है. और एट द एंड वहां से जो प्रोड्यूस निकला है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये टूरिस्ट परचेस करते हैं. ठीक है. या उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं. तो इसमें डबल फायदा हो जाता है. एक तो आपका फार्मिंग हो रहा है और दूसरा जो टूरिस्ट आ रहे हैं विजिट करने, है ना, ऑटोमेटिकली वो आपके क्या बन गए, बायर बन गए, कस्टमर बन गए. और इसकी वजह से आपको एक इनकम में सप्लीमेंट मिलता है, मतलब सपोर्ट मिलता है. एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में देखो यहाँ पर बताया, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री. तो ये सबसे पहला स्टेट था जिसने ऐसा एग्रो टूरिज्म स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र. एग्री टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म एज इट इज डिफाइंड मोस्टली ब्रॉडली इन्वॉल्व्स
एनी एग्रीकल्चरली बेस्ड ऑपरेशन और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर टू अ फार्म, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम लोग विजिटर को फार्म लैंड तक लेकर के आए, उसको हम बोलते हैं एग्रो टूरिज्म या एग्री टूरिज्म। ठीक है, एग्री टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीश टूरिज्म। यहाँ पर नीश टूरिज्म का मतलब क्या हो जाता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो वर्ड है नीश, नीश का मतलब होता है एकदम स्पेसिफिक, है ना, जहां पर हम लोग छोटा एरिया कवर करते हैं, अनएक्सप्लोर्ड एरिया, उसको बोलते हैं नीश। तो नीश टूरिज्म का मतलब कैसा होता है? इतना बड़ा स्कोप छोड़ करके हम लोग एक छोटा सा स्कोप जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो विजिटर हैं उनको हम लोग फार्म लैंड दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए लोगों को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में बुलाया जा रहा है। तो नीश टूरिज्म है दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द फिलीपींस। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसने एग्रो टूरिज्म को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है, और ये काफी अच्छा वहां पर फल फूल रहा है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। Besides growing and selling product, there are many other important aspects to managing a farm business. देखो, आप एक फार्मिंग वाले बिजनेस में हो, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, यही दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। इसमें बताया जा रहा है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं मैनेज करने में। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉय, record keeping, adhering to the regulation, ensuring crops, and preparing for the rainy day and retirement all fall under the heading of फार्म मैनेजमेंट। तो जब आप फार्म मैनेजमेंट की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब नहीं खेती किया, प्रोडक्शन किया, सेल किया, हो गया, ऐसा नहीं। इसमें ये सारी चीजें आ जाती है। क्या क्या आ जाता है इसमें? आपको प्लानिंग करना पड़ता है, बिजनेस की प्लानिंग। फिर लैंड आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे कल्टीवेशन करना है। मैनेजिंग एम्प्लॉय, आपके पास जो वर्कर है ना, क्योंकि फार्म लैंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? एम्प्लॉयज का होता है। आपको जो मजदूर होते हैं ना, वो मिलते नहीं है। और आज की तारीख में जो न्यू जनरेशन है, वो लोग फार्म लैंड में इतने एक्टिव है नहीं, है ना। तो मजदूरी क्या हो जाती है, मजदूर बहुत कम मिलते हैं और हाई कॉस्ट बेयर करते हैं। वो लोग ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि कोई ये काम करना चाहता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो मजदूरों को आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है और वो लोग जल्दी मिलते भी नहीं है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, उसका रिकॉर्ड रखना, अधेरिंग टू द रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको उसका पालन करना, इंश्योरिंग क्रॉप्स का इंश्योरेंस वगैरह निकालना, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द रेनी डे, जब बरसात आ जाएगी तो आपको कैसा अपने फार्मलैंड को संभालना है, या अगर उस समय पर बाढ़ वगैरह आ गई तो आपका इनकम कहाँ से जनरेट होगा, है ना। और लास्ट में रिटायरमेंट को भी आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो एग्रीकल्चर का एक्टिविटी है कब तक करोगे, अप टू विच एज, है ना। 60-65 का कुछ एज होगा जहां पर आपको क्या हो जाना है, एकदम रिटायर हो जाना है। तो उस रिटायरमेंट के लिए भी आपके पास फंड होना चाहिए, बराबर है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना फार्म मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो एग्रो टूरिज्म जो है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। एग्रो टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म एंटरप्राइजेस माइट इंक्लूड। तो ऐसे जो एंटरप्राइजेस जो एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है? पहला है आउटडोर रिक्रिएशन, मतलब ट्रैकिंग आ गया, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जैसे फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटिंग, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, है ना, मतलब गांव के लोग कैसे खाना वगैरह बनाते हैं, चूल्हे पे कैसे खाना बनाते हैं। फिर राइस का प्लांटिंग वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें ज्यादातर जो स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको पार्टिसिपेशन कराया जाता है। एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र, है ना। तो जैसे बैसाखी वगैरह आता है, मकर संक्रांति आता है, कई जगहों पर मेला लगा होता है। तो ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें भी इसका पार्ट बनाया जाता है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जैसे फार्म स्टे, गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज। तो आप माथेरान वगैरह जाओगे
तो वहां पर भी आपको रेंटल बेसिस पे 2-3 दिन के लिए स्टे करने को मिलेगा, और वहां पर भी जो छोटे छोटे फार्म्स है ना, तो ये सारी चीजें वहां पर भी आपको सिखाई जाती है। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, यू पिक ऑपरेशन और रोड साइड स्टैंड्स, है ना, तो ये तो हमने डिस्कस किया। जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी पिकअप की बात की, तो डायरेक्टली जाकर के आप उस फार्मलैंड से, है ना, टोमेटोज होते हैं या जो भी वहाँ के जो भी क्रॉप्स है वो आप पिकअप करके ले सकते हो, वो आपको वहाँ पर बताया जाता है। हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, और जिन्हें ये पसंद आया वो बाद में फिर से विजिट करते हैं। दे ऑल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अबाउट फार्म, और वो अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को भी ये बताते हैं। फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट, तो जो फार्मर्स हैं वो गेस्ट वैल्यू को और बढ़ाने के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई वहां पर छोटा सा ढाबा या होटल्स वगैरह होता है उसमें आपको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। दे कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट्स दैट कॉम्प्लीमेंट what they produce on farm, such as milk or butter sample, fresh food, fresh fruit juice, etc. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे फार्मर्स, एक लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए, आपको और अच्छा लगे वहां पर, तो उनके फार्म लैंड से जो ताजा ताजा जो भी फ्रेश मटेरियल आया है ना, फ्रूट्स आए हैं या फ्रूट जूसेस वगैरह रहते हैं, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट गेस्ट के तौर पे आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने वो पूरा फार्म लैंड देखा, और उसके बाद वहां पे जो भी चीजें पिकअप वगैरह की, है ना, तो आप उसे घर ले जा सकते हो। तो हो सकता है कि वो जो फार्म का ओनर होगा वो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट उसमें से कुछ चीजें दे दे। विथ टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्मर्स कैन एक्सपांड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइजेस, तो धीरे धीरे वो लोग इस चीज को सीखते हैं और सामने वाले को कैसे ज्यादा सेटिस्फाई किया जा सके, जिससे उनका ये जो टूरिज्म है और बढ़े, इसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। थ्रू फन एंटरटेनिंग एक्टिविटी सच एज कॉन्टेस्ट, अडल्ट एंड चिल्ड्रन क्लासेस और गेम्स, तो बहुत बार ये सारी चीजें भी ऑर्गेनाइज की जाती है। चिल्ड्रन लॉ स्ट्रॉ mazes, pumpkins painting and scarecrow making, adults may enjoy historic display और classes on painting, तो ये सारी चीजें भी वो अपने फार्मलैंड के आसपास कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं, ताकि इसको एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके। मतलब सिर्फ फार्मलैंड आपको घूमना है ऐसा नहीं, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं वहां पर रिक्रिएशन के लिए अरेंज करते हैं, ताकि जो वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं वो क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और हर बार वहां पर आने की चाह रखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने इंट्राप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स हमने देखा, एंटरप्रेन्योरशिप हमने देखा, अब हम देख रहे हैं इंट्राप्रेन्योर्स। An entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas। मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर तो जो है मेन ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसका विजन स्ट्रांग है ना, बाकी सारी चीजें हमने देखी उसके फीचर्स के अंदर, बट उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, ऐसा एम्प्लॉय जिसको उसने छूट दे रखी है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज लगाओ, इनोवेशन लगाओ और बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो ऐसा जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर, जिसको क्या दिया गया है, वो पावर दिया गया है। कौन सा पावर, कि वो अपने इनोवेटिव्स और क्रिएटिव आइडियाज का इस्तेमाल करके बिजनेस को ग्रोथ दिलाए, ठीक है। हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, हो सकता है उसका जो आइडिया है वो तुरंत का तुरंत रेवेन्यू जनरेट ना करे, स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी, फिर भी उसको क्या मिलती रहती है, सैलरी मिलती रहती है। सो द मेन difference between entrepreneur and the entrepreneur is that the later takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया कि जो मेन रिस्क होता है वो तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि जो इंट्राप्रेन्योर है, जो एम्प्लॉय है, उसको अपनी सैलरी मिलती रहती है कि नहीं, भले उसको रेवेन्यू जनरेट हो या ना हो।
वो अपने आइडियाज शेयर करता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हाई प्रॉफिट आने लगता है तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। ठीक है, तो इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में यही दोनों क्या है डिफरेंस है कि जो इंट्राप्रेन्योर है उसको क्या मिलता है? अपना सैलरी मिलते रहता है, वो रिस्क लेता नहीं है, वो सिर्फ अपने आइडियाज को शेयर करता है और इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी उसे क्या देती है? इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। Many large organizations have dedicated research and development departments where employees are encouraged to use their creative abilities. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने R&D फैसिलिटी जो है, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो अपने एम्प्लॉय को एंकरेज करते हैं कि आप कुछ अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज उसमें शो करो। Such an idea or innovative product may fetch great profit for the organization. तो ऐसा बहुत बार होता है कि इसका जो आइडिया है वो काम कर जाए और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट, बहुत ही सरप्लस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिले। तो यहाँ पर देखो लिखा है काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा आर सम ऑफ सच कंपनीज हु एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, अपने एम्प्लॉय को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज को शो करने का उनको मौका दिया जाता है, और अगर इसमें कुछ बेनिफिट मिला तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, डेफिनेशन बाय गिफोर्ड पिंचॉटिल, इन्होंने क्या बताया? Entrepreneurs are the dreamers who take hands-on responsibility for creating innovation of any kind within a business. Business के अंदर रह करके वो क्या करते हैं? इनोवेटिव एक्टिविटी को हैंडल करते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर्स। और हिस्ट्रिच एंड पीटर्स ये क्या बता रहे हैं? हिस्ट्रिच एंड पीटर्स, इंट्राप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसने तो कितना क्लियर बता दिया। इंट्राप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं? कुछ न्यू आइडियाज क्रिएटिविटी कर रहे हो, है ना, उसी को इंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू, बाय बाय।